दोस्तों नमस्कार। हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन पे। इससे जुड़े हुए सारे डायमेंशन को देखेंगे। बार बार पढ़िए, वीडियो देखिएगा, फाइनल सबका 71 में होगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा क्या है, यह जानना जरूरी है। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियरी रिव्यू भी इसे कहा जाता है। यानी आप किसी चीज़ की जो समीक्षा करेंगे, समझ रहे हैं, इस समीक्षा हो गया। न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरावलोकन करना, समझ रहे हैं, देखना। तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका और विधायिका के नीतियों कानूनों की समीक्षा करती है और संविधान से असंगत होने पर उसे निरस्त कर दिया जाता है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन जो है उच्चतम न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह सरकार के कानूनों नीतियों को देखता है। अगर वह संविधान से असंगत होगा उसको निरस्त कर दिया जाता है, समझ रहे हैं, अमान्य अनवैलिड कर दिया जाता है। अब जो है न्यायिक पुनरावलोकन की जो शर्तें हैं वो किस न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की 3 शर्तें, अगर किसी संविधान में की 3 शर्त होगा तो वह न्यायिक पुनरावलोकन के आधार मजबूत हो जाता है। पहला, लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए और केंद्र राज्य के शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग उसी शर्त में किया जा सकता है जब संबंधित संविधान में यह व्यवस्था होगा। तो भारत का संविधान लिखित और कठोर संविधान है। कठोर संविधान क्यों है कि संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के भी अनुसमर्थन की जरूरत होती है और केंद्र राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है और मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 32 में किया गया है, अनुच्छेद 13(2) में किया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान में मौलिक न्यायिक पुनरावलोकन का क्या आधार है, हम उसको देखेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के कई आधार है। सबसे बड़ा आधार है संवैधानिक उपचारों का आधार। आखिर किस आधार पे आप न्यायालय जो है कानून की समीक्षा करेगा? विधायिका कार्यपालिका के नीतियों कार्यों को संसद के कानून किस आधार पे जो है समीक्षा करेगा? ये आधार तो होना चाहिए। अब सीधे किसी जो है किसी की समीक्षा कर लीजिएगा, आपको ही कहेगा कि किसी का मूल्यांकन कर दीजिए तो आप मूल्यांकन सीधे कर दीजिएगा। कोई ना कोई ठोस वजह तो होना चाहिए। तो पहला वजह संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए संसद, विधायिका, कार्यपालिका के कोई भी राज्य के कोई कानून से अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय जाता है। उच्चतम न्यायालय उस कानून को देखता है, अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको निरस्त कर देता है। तो वो जो निरस्त करता है, वह निरस्त करने की जो शक्ति होती है वही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। दूसरा, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन। अब भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार के क्या होता है? 2 प्रकार के सरकार होता है, 2 प्रकार के शासन होता है, 2 प्रकार के कानून होता है। कम से कम 2 प्रकार के कर देने पड़ते हैं नागरिकों को। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों को संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त होता है। तो देखा जाता है कि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, क्या इसका जो है वो अपने अपने दायरे में काम कर रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए केंद्र राज्य के शक्तियों का अतिक्रमण किया है तो राज्य जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि मेरे शक्तियों का अतिक्रमण किया है, तो उसको देखकर सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा केंद्र के फैसले को। संविधान संशोधन की व्यवस्था। भारत में संविधान संशोधन की अनुच्छेद 368 के तहत व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया संविधान में विहित की गई है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कोई कानून संसद जो पारित किया है, क्या जो प्रक्रिया दी गई है उसी प्रक्रिया के तहत किया गया है कि नहीं। मान लीजिए हो सकता है कानून जो है 7वीं अनुसूची में संशोधन करने वाला कानून संसद पास कर दिया, लेकिन आधी राज्यों का अनुसमर्थन नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसी स्थिति में कानून वैलिड नहीं होगा। या जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कानून पारित करने में उस प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं। अगर पालन किया गया है तो ठीक है, नहीं तो उसको निरस्त कर देगा। तो निरस्त करेगा तो वही शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का है। उसके संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ सभी
जितने भी संस्था है संविधान के दायरे में काम करना है। ध्यान रखिएगा, आप भी टीम बनिएगा तो संविधान के दायरे में काम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो भी नीतियां निर्णय सरकार ले रही है क्या संविधान के दायरे में है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको निरस्त कर देती है। तो इस संविधान में उसके बाद मूल ढांचा, केशवानंद भारती वाद के बाद उस उच्चतम न्यायालय मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके तहत अगर संसद मूल अधिकारों में या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल ढांचे में शामिल किसी भी तत्व के विपरीत है या मूल ढांचे के विपरीत है तो उसको निरस्त कर देती है। तो यही न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अब न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं क्या है? देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो लिमिटेशन है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उससे भिन्न है। अमेरिका का संविधान बहुत संक्षिप्त है, बहुत विस्तार से उसमें व्याख्या नहीं किया गया है, समझ रहे हैं। इसलिए वहाँ क्या होता है कि केंद्र और राज्यों की, अमेरिकी सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच जो हमेशा वाद विवाद होते रहता है। इसलिए वहाँ के उच्चतम न्यायालय को अधिक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और साथ ही साथ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। लेकिन हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। ऐसे में भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उस पर कई मर्यादाएं हैं। सबसे पहला, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची के द्वारा संघ सूची पर कानून बनाएगा, राज्य सूची भी बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकता है विवाद को कम करने के लिए। उसके बाद जो विषय तीनों में नहीं है उसको केंद्र को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, संसद को। तो यहाँ पर विवाद की संभावना कम होती है क्योंकि दोनों को स्पष्ट पता है कि मेरा क्या दायरा है। तो दोनों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, इसलिए न्यायपालिका की इसकी गुंजाइश कम होती है कि इससे जुड़े हुए मुकदमे की सुनवाई करे। दूसरा है कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय जा सकता है लोग। लेकिन सवाल है कि मूल अधिकार तो नागरिकों को दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी मान लीजिए वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है, लेकिन 19(2) में तो आपको दिया गया है ना कि उस पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे। तो मौलिक अधिकार के साथ साथ प्रतिबंध की भी व्यवस्था की गई, इसलिए न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका की तुलना में सीमित हो गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। यहाँ न्यायपालिका संसद के या कार्यपालिका विधायिका किसी नीतियों को तभी निरस्त कर सकती है जब वो कानून बना हो, बनने के बाद ही निरस्त कर सकती है। इसलिए भारतीय उच्चतम न्यायालय को अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की तुलना में कम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इसके कई कारण है, बता दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे हालिया उदाहरण क्या है न्यायिक पुनरावलोकन का। देखिए, अभी हाल ही में बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार जो है सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को छोड़ दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 39(b) के तहत संपत्ति के अधिग्रहण को अपने पुराने फैसलों को पलटा है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था, अनुच्छेद 39(b) के तहत राज्य जो है सामुदायिक हित के लिए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन हाल में कहा है कि नहीं, सभी निजी संपत्ति को अधिग्रहण नहीं किया सकता है और सभी निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं है। अनुच्छेद उसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है, अभी जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है 15 में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर इसको निरस्त कर दिया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि नहीं, संविधान के जो आरक्षण की जो 50% की दायरा है उसको अतिक्रमण कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको वैध ठहराया है। नोटबंदी के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको सही ठहराया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति के विधेयक 2023 को लेकर अभी मामले सुनवाई चल रहा है, समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के फैसले पर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर से विशेष जो है दर्जे को जो समाप्त कर दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के आदेश को सही ठहराया है। तो हालिया जो है कुछ फैसले हैं, बहुत सारे फैसले हैं। अब इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ अनुदारवादी शक्ति के रूप में काम किया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट केरल के कृषि कानून को निरस्त कर दिया था, भूमि सुधार कानूनों को निरस्त कर दिया था। अभी निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। कहा कि नहीं, केंद्र जो राज्य सरकारें या केंद्र सभी निजी संपत्ति को समुदाय के सामूहिक हित के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी सभी निजी संपत्ति को अधिग्रहण नहीं कर सकता है। तो यह है, तो कई बार केंद्र सरकार अनुदारवादी के रूप में काम कर दिया है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को भी सुप्रीम कोर्ट पलट दिया है। पूर्व के निर्णयों को से विचलन, सुप्रीम कोर्ट देखिए कई बार अपने निर्णयों में पलटा है निर्णयों को। इससे क्या है कि संविधान के प्रति या संवैधानिक कानून के प्रति जो आम जनता का आस्था है वो कमजोर होता है, उसमें भ्रांति पैदा होती है। अभी हाल ही में चिन्मय मामले में 2005 में सुप्रीम कोर्ट कहा था कि SC/ST का वर्गीकरण उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में भी हाल ही 2024 में सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, SC/ST का वर्गीकरण किया जा सकता है, फैसला पलट दिया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट कहा कि सामुदायिक हित के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, सभी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। इससे भ्रांतियां पैदा होती है। उसके बाद संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण, देखिए सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या हुआ है कि निर्णय देते हुए अपने संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है, क्योंकि मूल संविधान सभा द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करेगा, संविधान की सीमा में रहकर काम करेगा। लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है अपने सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। अब जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त करना, मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करना, तो ये सब जो है सामाजिक आर्थिक जीवन में अस्थिरता। अब सुप्रीम कोर्ट कानून की समीक्षा के दौरान सामाजिक आर्थिक जीवन में अस्थिरता पैदा हुई है। अब जो है संसद को डर लग रहा है कि अगर जो कानून पारित कर रहा है कहीं इसको भी निरस्त न कर दे। तो ये संसद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए कानून बनाने के लिए और बेहतरीन के लिए कानून बनाने के सर्वोच्च निकाय है। लेकिन जो नीतियां बनाती है, जो कानून बनाया जाता है कार्यपालिका, विधायिका, संसद द्वारा, उसमें एक प्रकार की अनिश्चितता पैदा हुआ है कि हम जो काम कर रहे हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त न कर दे। इससे अस्थिरता जीवन है। और इससे क्या है कि संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव बन गया है। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुद्दे को लेकर टकराव चल रहा है, आरक्षण के मुद्दों को लेकर टकराव चल रहा है, 9वीं अनुसूची को लेकर टकराव चल रहा है। तो ये सभी चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे महत्व जो है, देखिए इस न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा की शक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय जो है संविधान की रक्षा किया है, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा है। और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसकी रक्षा किया है। वो देख कर कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, दायरे में काम करें। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हुई है। अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका, विधायिका के कानून को निरस्त करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इससे संसद की निरंकुशता पर भी रोक लगा है। अब संसद को भी दायरे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि संसद को डर है कि हम दायरे पार करेंगे तो मेरा कानून निरस्त हो जाएगा। और इसके माध्यम से शासन की विभिन्न संस्थाओं के बीच एक संतुलन बनने के काम जो है, संतुलन जो है कायम हुआ है कि सभी संस्थाओं को पता है कि हम अपने दायरे में काम करेंगे, तो दायरा बढ़ाएंगे तो हमारी जो बढ़ा हुआ दायरा है सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। तो ये सब चीजें हैं और इसको देखिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।